नांदेडच्या अस्मितेशी जुळलेला, भावनेशी जुळलेला खूप महत्त्वाचा विषय आहे आणि अशा विषयासाठी नांदेडच्या पत्रकारांनी नेहमीप्रमाणे साथ दिली, त्यासाठी आपले सगळ्यांचे अभिनंदन पण व्यक्त करतो. आपणास माहीत आहे की महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये ओबीसी आंदोलनाचं संघर्ष हा अली जनाब शब्बीर अन्सारी साहेबांच्या कर्तृत्वाच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. एक असं कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व म्हणून ओबीसीच्या चळवळीतून, मंडल आयोगाच्या चळवळीतून एक सर्व उंचीला लाभलेला असं एक नेतृत्व शब्बीर अन्सारी साहेब आहेत आणि त्यांनी ओबीसीसाठी ज्या पद्धतीनं लढा लढलेला आहे त्याच दृष्टीनं मुस्लिम समाजाच्या वक्फची जी संपत्ती आहे ती महाराष्ट्रामध्येही 1 लाख एकरच्या वर आणि देशभरात लाखो एकर जमिनी वक्फ बोर्डाच्या आहेत. संविधान आणि कायद्यानं ते मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी त्या संपत्तीला विशेष कायदा आणि विशेष अधिकारात ती जमीन असूनही त्या जमिनीचं दुरुपयोग होतो आहे आणि सर्रास त्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे आणि भूमाफियाच्या माध्यमातून त्या जमिनी विकून खाण्याचे जे डाव होतात, हा मुद्दा मुस्लिम समाजाच्या अनुषंगानं अतिमहत्त्वाचा मुद्दा आहे. सच्चर कमिटीनं त्या प्रकरणावर स्वतंत्र चॅप्टर दिलेला आहे आणि इतकं रिकमेंड करूनही शासनाच्या वतीनं कायदे करण्यात आले, परंतु त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्या पद्धतीनं देशभरातल्या वक्फच्या जमिनी धोक्यात आलेल्या आहेत त्या पद्धतीनं हीच परिस्थिती नांदेड जिल्ह्याची सुद्धा आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये वक्फ बोर्डाच्या अनेक संपत्ती आहेत, अनेक जमिनी आहेत, अनेक घोटाळे पण झालेले आहेत, अनेकवर कब्जेही झालेले आहेत, अनेक लढाया सुरू आहेत. परंतु कोणीतरी या लढाईला वैयक्तिक डिवोशननं पुढं येऊन लढाई लढली पाहिजे आणि असं एक प्रकरण नांदेडमधल्या दुलेशा रहमान दर्गाच्या आणि मशिदीच्या वक्फ केलेल्या 35 एकर जमिनीचं प्रकरण आहे. या प्रकरणामध्ये सुद्धा भूमाफियांनी या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करण्याचा, विकून खाण्याचा घात घातलेला होता. परंतु आपल्या या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित असलेले MA हाफिज साहेब हे कामगारांचे नेते राहिलेले आहेत. मिलमध्ये स्वतः त्यांनी घाम गाळलेला आहे. त्यांनी हा संघर्ष स्थानिक लोकांना सोबत घेऊन सुरू केला आणि त्यांना या संघर्षापोटी खूप त्याग आणि संघर्ष करावा लागला. खूप त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यांना कोर्टाकडून, हायकोर्टाकडून जामीन मिळवण्यापर्यंत संघर्ष करावा लागतो आहे. सदरील लढाई त्यांनी अली जनाब शब्बीर अन्सारी जमिनीची संरक्षण करण्यासाठी ताकदीनं काम करत आहे. वेगवेगळे कायदे, वेगवेगळे अंमलबजावणी, वेगवेगळे सर्वेक्षण, या सर्व अनुषंगानं शब्बीर अन्सारी साहेब आपल्याला विस्तृत या विषयाचं निवेदन करतील, या प्रसंगी मार्गदर्शन करतील आणि तदनंतर आपल्याकडून आलेल्या प्रश्नांचे उत्तरंसुद्धा देण्यात येतील. तर मी पुढील माहितीसाठी अली जनाब प्रेस नोट वाटप करा. सुनील भाऊ. पत्रकार परिषद के अध्यक्ष, तहरीक औकाफ के नांदेड़ ज़िला के सदर मोहतरम अली जनाब फारूक अहमद साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़िला अध्यक्ष रिजवान कुरैशी साहब, शहर के अध्यक्ष मुइज़ अंसारी साहब, और जिस दरगाह का ज़िक्र अभी आपके सामने हुआ है उसकी लड़ाई और जो मुसीबतें झेलने वाले हफीज़ भाई, हमारे साथ और भी हमारी संगठन के तमाम लोग आए हुए, आदाब, तमाम पत्रकार लोगों को मेरा आदाब, सलाम। और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस पर आए हैं। मैं फारूक भाई ने तो शुक्रिया अदा किया है, उसके साथ मैं भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से फारूक भाई ने बताए हैं कि तहरीक औकाफ ये महाराष्ट्र में वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसकी एक लड़ाई 7-8 साल से मुसलसल लड़ रही है। और जैसा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 51,000 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई है और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6.5 लाख एकड़ ज़मीन है। और ये ज़मीन का
पर्पस मकसद सिर्फ यही था कि इस कौम की उन्नति के लिए, इस कौम की जो बेवाएँ हैं, जो हमारे इमाम होते हैं, नायब इमाम होते हैं, या बच्चों को स्कॉलरशिप या डेवलपमेंट के लिए, ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, बाप दादा अजदादों ने ये वक्फ़ की थी जायदाद। मगर ये जायदाद आज तमाम इन लोगों के हाथ में होना चाहिए तो उनके पास नहीं है। बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े लीडरों ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़े किए हैं, जबकि एक एक्ट बहुत अच्छा बना है और उस एक्ट के तहत आज हम काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आज नांदेड़ में हज़रत दरगाह दूल्हे शाह रहमान, ये मस्जिद का सर्वे नंबर है 33 और 35, 33 और 36, 33 दिखते हैं, 36 इसकी ज़मीन टोटल है 35 एकड़। ये पहला हमारे पास मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था। इंडिया में, भारत में हर स्टेट में बोर्ड्स थे, मगर महाराष्ट्र में सिर्फ मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था और बाकी चैरिटी कमीशन के पास थे। मगर 1995 एक्ट बनने के बाद ये सब के सब जो चैरिटी कमीशंस के थे वो वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई है। नया बोर्ड बनना चाहिए था 95 एक्ट, जिसके नाम से हम जानते हैं कि ये सारे एक्ट ख़त्म कर दिए गए। जो 54 वगैरह जो पहले के थे वो ख़त्म करके 95 एक्ट के नाम से ये एक्ट जाना जाता है। वक्फ के लिए स्पेशली एक्ट बनाया गया है और उसके बहुत अच्छे पावर्स हैं। 96 में इसकी कोशिश की गई मगर वो बना नहीं। 2002 में यहाँ वक्फ बोर्ड बना और उस पीरियड में एक सर्वे हुआ महाराष्ट्र का, और वो सर्वे होने के बाद में गवर्नमेंट ने 91,000 जो एकड़ ज़मीन मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में डिक्लेयर की, जो हमारे हिसाब से गलत है। उसका जो जिस तरीके से जिस गाइडलाइन पर सर्वे होना चाहिए था वो सर्वे हुआ नहीं है। ये सर्वे बिल्कुल टोटली गलत है और वो सर्वे के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताने ही वाला हूँ। यहाँ की जो ज़मीन 35 एकड़ ज़मीन है, जैसा मैंने कहा कि एक्ट वगैरह सब ख़त्म होने के बाद ये जो हज़रत दरगाह दूल्हे शाह रहमान जो भी जैसा भी वक्त में चेंजेस होते गई है, मुतवल्ली बनाए गए, बेचे गए, दिए गए, लिए गए, जो भी हुआ है 1900 आज़ादी के बाद 1950 से 1995 तक बहुत सारे व्यवहार हुए। इसके अंदर बहुत अलग अलग लोग हैं, मैं उसकी डीप में जाना नहीं चाहता हूँ। मगर 1995 के बाद जब कायदा बन गया तो 2010 में ये जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट हुए थे, दिए गए थे, मुतवल्ली बनाए गए थे, इनका जो कानून था वो रद्द कर दिया गया 2010 के अंदर। 2011 में एक संस्था है लोक सेवा भारती संस्था नाम की, लोक सेवा भावी संस्था नांदेड़ में 2011 में इन्होंने बोर्ड को एक एप्लीकेशन किया कि हमको मदरसा चलाने के लिए एक जगह दी जाए। वक्फ बोर्ड ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उस संस्था को 50 बाई 100 का एक टुकड़ा, वहाँ का एक भूखंड उनको अलॉटमेंट किया मदरसा चलाने के लिए। मगर ये जो संस्था थी, जितनी ज़मीन दी गई थी उससे ज़्यादा उन्होंने उसमें इंक्रोचमेंट किया, और इंक्रोचमेंट करने की वजह से यहाँ जो वक्फ अधिकारी होता है उस वक्फ अधिकारी ने सीओ मराठवाड़ा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ऑफ मराठवाड़ा ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को दिया है कि ये जो संस्था को हमने ज़मीन दी थी उसने बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट किया है, गलत किया है। जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया था वो टोटल गलत है। इसके लिए इनको जो जगह दी हुई है उसको रद्द कर दी जाए। बोर्ड ने उसको लिया और 2012 में उस वक्त के जो सीईओ थे, पठान थे, वो नांदेड़ के ही थे, उन्होंने उस ऑर्डर को रद्द कर दिया, कैंसिल किया। ये सेवा भावी जो संस्था थी ये ट्रिब्यूनल में गई और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वहाँ से स्टे लिया। स्टे लेने के बाद में उसी स्टे को
उन्होंने बोर्ड से संगमत करके बोर्ड को वहाँ के वकीलों को उसमें जाने ही नहीं दिया। आज तक वो वैसे ही पड़ी और वो ये इंक्रोचमेंट चलते रहा और आज भी वैसे ही चल रहा है, जबकि उसको कब्ज़ा बोर्ड के कब्ज़े में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। ये 2010 और 11 की बात मैं बता रहा हूँ। 2014 में इस जगह पर इस दरगाह का एक मुतवल्ली बनाया गया जिसका नाम रहमतुल्लाह शाह। इसको एक टेम्पररी मुतवल्ली बोर्ड नेमनुक करती है, मगर ये नेमनुक करने के बाद में जिस कंडीशन पे उसको बनाया गया था उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा था। उसके बाद 2017 में इस मुतवल्ली ने बड़ा ही अजीब और गरीब काम कर दिया जो एक्ट में नहीं है, ना हो सकता है, गैर कानूनी, इलीगल। वो नायब मुतवल्ली बनाए, वो बनाता ही नहीं, बना सकता ही नहीं। मगर चूँकि हमको समझ में आया है कि वो जो नायब मुतवल्ली है वो बड़ा डेंजर और बड़ा ख़तरनाक आदमी है, और उसने अंडर प्रेशर के इस मुतवल्ली को प्रेशर में ला करके उससे एक एफिडेविट बना लिया और बना के नायब मुतवल्ली बन गया। और नायब मुतवल्ली बन कर के वो उसके ख़िलाफ़ में मनमानी जो चाहे, हालांकि आज भी आप लोग उस जगह के ऊपर जगह के देखेंगे, अभी ओपन भी बहुत सारी ज़मीनात है, ले दे हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है। बोर्ड ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए था, जो होना चाहिए था, नहीं हो रही है। तहरीक औक़ाफ़ ने CEO को इसके बारे में एक शिकायत दी, एक कंप्लेंट दी कि इस तरीके से यहाँ पर हज़रत दरगाह दूल्हे शाह रहमान जिनकी 35 एकड़ ज़मीन है, इलीगल तरीके से यहाँ सारे व्यवहार हो रही है, यहाँ अगर गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है, दी जा रही है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए करके। ऐसे बहुत केसेस है महाराष्ट्र में, मगर नांदेड़ में भी बहुत सारे हैं। मगर आज हम उतना, क्योंकि इतना हम बोल भी नहीं सकते और आप उतना कर भी नहीं सकते, इसके लिए हम एक ही इशू के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि हमने दिया है और उन्होंने बड़ा सीरियस, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी यहाँ विज़िट करके गया है, उसके बारे में भी हमको मालूम पड़ा है कि ये मुतवल्लियों ने उसको ख़रीद लिया है, उसके ख़िलाफ़ कोई वो केस करने के लिए तैयार नहीं है। 2-3 बार, जिसका नाम वजाहत मिर्ज़ा है, जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक का महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, जो MLC है, जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वो यहाँ आने के बाद उसको इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। ये जो इस तरीके से इलीगल तरीके से काम हो रहा था उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, या ना होते हुए ये मुतवल्लियों ने और एक नामो निहात पत्रकार, वो पत्रकार का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियों को ब्लैकमेल करते फिर रहा है, नांदेड़ नहीं पूरे महाराष्ट्र में। उसके कई वाक़यात हमारे सामने आए। शोलापुर में भी वो पत्रकार गया, CEO को ब्लैकमेल करने लगा। एक चिराग अली कब्रस्तान है शोलापुर में, वो पत्रकार, वो नांदेड़ का ही है, नामो निहात, कभी निकालता है या नहीं निकालता पेपर, मैं प्रेस वाला हूँ, और प्रेस वाला बोल करके ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है उसके बाद उस पर कई केसेस है। हमने डायरेक्ट वजाहत मिर्ज़ा को उसके बारे में ये कहा, बताया कि ये जो नामो निहात प्रेस वाला है जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आपको भी, बोर्ड को भी, और भी लोगों को, यहाँ भी जिसके ऊपर इतने केसेस हैं, जो फरार भी है, जिसके ऊपर रैप के भी केसेस है, उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। बार बार उस प्रेस वाले का नाम कहने के बाद भी, वो पत्रकार का नाम कहने के बाद, उस मुतवल्ली का जो इलीगल है, एक्ट में है ही नहीं कि कोई मुतवल्ली नायब मुतवल्ली कर सकता है। हमने कई बार चेयरमैन को और बोर्ड के मेंबरों को बात कही, कई बार पत्र व्यवहार किया, कई बार उनसे कोशिश की समझाने की कि भाई ये बचाइए इस चीज़ को, नहीं तो मजबूरन हमको इनके ख़िलाफ़ वहाँ पर एक कार्रवाई करना पड़ी, और इमीडिएटली उन्होंने कार्रवाई नहीं। हमने पिछले टाइम औरंगाबाद में भी ऐसी पत्रकार परिषद लेकर के हमने डायरेक्ट ये चैलेंज किया कि ये हज़रत दरगाह दूल्हे शाह रहमान, इसके बारे में अगरचे आप इसको बोर्ड में मीटिंग में लेकर
काम नहीं करेंगे और इस पे एजेंडा में न लेंगे, अगरचे एजेंडा में आज नहीं है तो आयतिया वीडियोस बोल करके आप इसको एजेंडा में लो, और अगरचे आपने नहीं लिया तो वहजात मिर्ज़ा जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, ये जहाँ कहीं भी रहेगा तहरीक औकाफ उसको मुंह काला करेगी। और बोर्ड के जो मेंबर हैं वो तमाम मेंबर जो भी है, चाहे वो खासदार हो, 2 खासदार है उसमें, और भी आमदार भी है और भी लीगल एडवोकेट भी है, उनके घरों पे जाके बाजे बजाएंगे और उनके घर से नहीं निकलने देंगे। उस दिन वो लोग घबरा गए और उन्होंने सीओ को ऑर्डर किया कि इमीडिएटली ये हज़रत दरगाह दुल्हे शाह रहमान ये मसला इमीडिएटली लिया जाए। और इसको, क्योंकि मुझे पुलिस कमिश्नर वगैरह के फ़ोन आए, हमने उनसे भी कहा कि हमने चेयरमैन को कहा ये लेते ही नहीं है, ये चेयरमैन हमारा बिक चुका है, वहाँ के मुतवल्लियों ने इसको ख़रीद लिया है, वहीं के नहीं। ऐसे महाराष्ट्र की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें चेयरमैन को और मेंबरों को ख़रीद लिया गया है। ये निर्णय नहीं देते हैं, ये फैसले नहीं देते, जिसकी वजह से मसला हो रहा है। उस मसले के लिए हमने किया है और आप लोगों से यही विनती करने आए कि ये नांदेड़ का, आपके शहर का मसला है और इन्होंने लिया है। अभी हमने वार्निंग दी उनको 1 महीने की, नहीं करेंगे तो फिर हम वो करने वाले हैं। तो लगता है कि वो होगा, मगर आज आपसे भी मेरी नम्र विनती है कि आप भी इसको, जैसा हमारे फारूक भाई ने कहा कि ये जो एजेंडा है नांदेड़ का है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ा सिंसियर, बड़ा संजीदा मैटर, हमारे मसाइलों का आप समझ रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हमको दी है, आज मस्जिदों में हमको कटोरा लेके फिरना पड़ता है, आज जमा करना पड़ता है। इमाम की तनख्वाह नहीं है हमारे पास, मौज़न की तनख्वाह नहीं है हमारे पास, बेवाओं को दे। आज अगरचे खाली हज़रत दरगाह दुल्हे शाह की ही प्रॉपर्टी हमको सही ढंग से मिल जाए और वहाँ सही ढंग से हम कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए तो ये कटोरा फिराने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रॉपर्टी हमारी है। और यही तहरीक औकाफ का काम चल रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी हमको दो और हम अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहते हैं। और आज इसीलिए आपको प्रूफ के साथ सारी बातें हमने की है, प्रेस में भी हमने दिया है कि कब कब क्या क्या और कैसे कैसे हुआ है। जो मैंने बताया है कि जिस संस्था को दिया गया था उसके पीछे भी वो पत्रकार का हाथ है, इसीलिए वो बोर्ड में वैसे ही लगा हुआ है, पड़ा हुआ मामला है। 2-2.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री करके दी है, दे नहीं सकते हैं करोड़ रुपए की, अभी भी वो बाकी की ज़मीनात दे नहीं। मगर जब से हम उसके पीछे, फारूक भाई हम सब लोग हम उसके पीछे लगे हैं, इसके लिए वो प्रॉपर्टी अभी बची है और बच रही है। इसीलिए आज का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आपके नांदेड़ का दरगाह दुल्हे शाह है और आप इसको काफ़ी पब्लिसिटी देंगे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। दूसरा इशू हमारा ये है कि देखिए, मैं जो 97,000 नहीं है, कम से कम हमारे महाराष्ट्र में 5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जो मैंने आपको बतलाया हूँ कि पहले हुए थे। और हमने ये गवर्नमेंट को बोला कि नहीं है, असल में हर 10 साल को एक सर्वे होना चाहिए, मगर वो गवर्नमेंट ने जानबूझ करके सर्वे नहीं की। 2014 तक, जिसको हमारी गवर्नमेंट कहते थे, हम उस गवर्नमेंट के पीछे लगे, उस गवर्नमेंट ने सर्वे करने की कोशिश नहीं की। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब आए, उनके पास भी हम पहले गवर्नर के पास गए, फिर गवर्नर से कहा कि साहब ये सर्वे गलत हुआ, हर 10 साल के बाद सर्वे होना चाहिए। उसके बाद गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को और चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि तहरीक औकाफ ने कंप्लेंट की है, ये देखिए क्या है, इसको इमीडिएटली कीजिए। सीएम के पास हम गए, सीएम ने सीरियसली हमारी बातें सुना। हमने सीएम को 2-3 बातें की है और कुछ बातें हमने ये कहा कि साहब ये जो हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके लिए 51,000 लोग, 51,000 एकड़ ज़मीन है, इसको संभालने वाले कितने लोग हैं? 24 के आज 18 रह गए। एक मामूली सी फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं, 51,000 एकड़ ज़मीन, क्या ये 18 लोग संभाल सकते हैं? फडणवीस हंसने लगे, यार मेरी तो गवर्नमेंट नहीं थी, तुम्हारी गवर्नमेंट थी जिसकी तुम बात करते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? हमने कहा कि साहब हमने बड़ी कोशिश की, 51,000 एकड़ ज़मीन कैसे? इसके लिए तो चोरियां हो रही है, डाके हो रहे हैं, बदमाशियां हो रही है, सारी हो रही है। तो क्या चाहते हैं शब्बीर अंसारी साहब? मतलब हम चाहते हैं कि 813 जो इसके अंदर लोग नहीं है उसका इमीडिएटली अपॉइंटमेंट देना चाहिए। दूसरी बात, हमने उनसे ये कहा कि साहब हमारे ज़िले में कहीं ऑफिस नहीं है, इसके लिए सारी चोरियां हो रही, पता ही नहीं चलता है।
नांदेड़ में नहीं है, डिवीज़न में एक आधा वक्फ ऑफिसर होता है। तो अब दिगलूर में क्या हो रहा मालूम नहीं, दिगलूर में एक दरगाह की 325 एकड़ ज़मीन है, बिलोली का आप देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या मसले, मैं वो सारे मसले नहीं लाना चाहता हूँ। नांदेड़ की अगर देखे जाएंगे 3000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, बिक रही है, उसका पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, क्योंकि वहाँ वक्त में ऑफिस में लोग ही नहीं है, बैठती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं, ये है। और बोला हाँ बिल्कुल सही, तो हर ज़िले में ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद हमने तीसरा कहा कि जिस तरीके का हर ज़िले में ऑफिस है, चैरिटी कमीशन के जैसे ऑफिस है वैसे होना चाहिए। उन्होंने बड़ा हंसा, बोला शब्बीर भाई एक पहले मुसलमान दिख रहे हैं आप, जिससे आप बेसिक प्रॉब्लम, मूल प्रश्न, बुनियादी मसाइल लेके मुसलमानों के आए। ऐसे कोई आता नहीं, ना कोई बोलता है, करता है। हंसा उन्होंने। और मैं, वो चाहे वो किसी भी पार्टी के सीएम हो, मैं उनकी तारीफ करने नहीं आया, जय जयकार करने के लिए नहीं आया, मगर उन्होंने आज भी आप मंत्रालय से पूछा, ऐसे इंडोर्समेंट किए कि सीएम ऐसा करता नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया और शब्बीर अंसारी जो बोल रहा है, ये 3 बातें उन्हें किया है, इमीडिएटली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बड़ा बहुत उन्होंने कहा। और हमने कहा साहब सर्वे नहीं हुआ है, तुम्हारी गवर्नमेंट थी क्यों मतलब नहीं किए साहब। उन्होंने 6 करोड़ रुपये मंजूर किया, 6 करोड़, और बोला इमीडिएटली इसका सर्वे होना चाहिए, सेकंड सर्वे होना चाहिए। उस वक्त के माइनॉरिटीज के जो मिनिस्टर थे वो एकनाथ राव जी खड़से थे। एकनाथ जी खड़से को उन्होंने ऑर्डर किया, और एकनाथ जी खड़से ने इतना बेहतरीन जीआर, एक अप्रैल में और एक दिसंबर में 2 जीआर निकाले कि ये इमीडिएटली सर्वे होना चाहिए। हमने महाराष्ट्र का कहा था, उन्होंने महाराष्ट्र का तो एक्सेप्ट नहीं किया। 2 ज़िले उन्होंने कहा, एक पूना और एक परभनी, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अपन इसका सर्वे करेंगे और ये सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र में करने, वो चाहे किसकी भी गवर्नमेंट हो, मगर वो सीएम के बेहतरीन ऑर्डर थे, वो जीआर थे जिसके हम गवर्नमेंट कहते थे। उन्होंने तो कभी इस तरीके के जीआर वगैरह नहीं निकाले, मगर जो हमारी गवर्नमेंट ने कहते तो उन्होंने हमारी बातों को समझा और जीआर निकाला। ये प्रूफ है, सबूत है ये हमारे पास, और आपको भी मालूम है कि इस तरीके निकाले गए। और वो सर्वे 2017 से शुरू हुआ। हमने बहुत कोशिश की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि ये सर्वे सेटलमेंट कमिश्नर जो होता है उसको चेयरमैन बनाया, एडिशनल कलेक्टर जो होता है पूना का और परभनी का, उनको इसके लिए कि ये आप सब मिल करके करो। हमने उनको कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और 2017 से 19 तक जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हम इनके पास जाते थे, गवर्नमेंट को भी जाके बोलते थे कि ये गलत तरीके से हो रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है। 2019 में गवर्नमेंट जाने से पहले हमने कहा कि साहब जो गाइडेंस आपने दिया है, जिस गाइडेंस, बूट्स ऑफ ग्राउंड्स, उन प्रॉपर्टी जो जहाँ है आप वहाँ पर पहुँचो, उनकी गिनती करो, चाहे इंक्रोचमेंट हो चाहे वो नहीं हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वहाँ नज़र ही नहीं आती, तो बोले नहीं है, हमारे पास गेजिट है। हमने उनको बताया, सारी चीज़ें निकाली, हमने उसको मेहनत किया। एक्सेप्ट नहीं किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्याम तांगड़े साहब थे, उन्होंने सेटलमेंट कमिश्नर को बुलाया, और सेटलमेंट कमिश्नर को बुलाकर एडिशनल कलेक्टर को बहुत, ये शब्बीर अंसारी बता रहे हैं कि जो गाइडेंस गवर्नमेंट ने दी है उस गाइडेंस पर ये सर्वे नहीं हो रहा है। अगरचे वो नहीं हुआ तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक नहीं, वक्त कितना दिया गया था मेरे पत्रकार बंधुओं, 2 महीने का, 4 साल में भी नहीं किए। 19 में कोविड आ गया, सब लोग खामोश बैठ गए। फिर 22-23 में हम उनके पीछे लगे, आज 7 साल हो रहे हैं, जानबूझ करके वो सर्वे नहीं कराया जा रहा है। मकसद उसका यही है कि उनको मालूम है कि 1 लाख की जगह 5 लाख जमीन होने वाली है, तो क्यों करना चाहिए। और हमारे कायदीन, हम जिनको अपने रहनुमा कहते हैं, हमारे पास बोर्ड में 2 खासदार मेंबर है, वो मुसलमान हैं, आमदार। बोर्ड ने कभी भी सर्वे के बारे में बात नहीं की। जो हमारे रहनुमा, हमारे कायद, हमारी कौम के मसाइलों को हल करने वाले, आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ इसके बारे में नहीं कहा। ना ही मुसलमान कायदीन, मुसलमानों ने कहा कि ये सर्वे, उनको पता ही नहीं कि सर्वे क्या है और क्या होने वाला है। तहरीक औकाफ इसको ज़ोरदार तरीके से उठा रही है और कर रही है। और परसों के दिन हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक लेटर दिया और उनको वार्निंग दी है कि इमीडिएटली अगर ये सर्वे नहीं हुआ तो तहरीक औकाफ,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर पूना और एडिशनल कलेक्टर परभनी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। इस अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहे मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।